नमस्कार, मैं हूं नवजोत सिंधावा। स्वागत है आपका चाय पर चर्चा में। आज के इस शो में हम बात करेंगे अमेरिका में महाबली हनुमान की विशाल प्रतिमा की, और ये भी बताएंगे कि ये प्रतिमा विशेष जो है। नमस्कार, मैं हूँ श्वेता झा। देखिए, हनुमान जो कि भगवान श्री राम के परम भक्त हैं और अयोध्या में इस बार प्रभु श्री राम के स्वागत की भव्य तैयारी की जा रही है। इस बार दीपोत्सव में नया रिकॉर्ड बनाने पर जोर है। इसके बारे में भी विस्तार से हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हर्षा गुप्ता। स्वागत है आप सभी का चाय पर चर्चा में। दीपोत्सव से पहले भी कई सारे पर्व आने वाले हैं, उनकी भी तैयारी हो चुकी है। जन्माष्टमी आने वाली है, गणेश उत्सव की तैयारी है, भुजरिया महोत्सव से लेकर कजरी तीज के बारे में तमाम जानकारी आपको देंगे। नमस्कार, मैं हूं अदिति और हम आपको इसरो प्रमुख की ओर से आई गुड न्यूज के बारे में भी बताएंगे। दिल्ली में नेशनल स्पेस डे को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, उससे भी आपको वाकिफ करवाएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा। हम आपको चलता फिरता म्यूजिक स्टूडियो का दीदार कराएंगे और पाकिस्तान आजकल किसके आतंक से परेशान है ये भी बताएंगे। चलिए, चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं और बेहद खूबसूरत तस्वीर से। जी हाँ, सनातनी संस्कृति की झलक और महक आपको अयोध्या से लेकर अमेरिका तक देखने को मिलेगी। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बेहद शुभ और खूबसूरत तस्वीरें। एक और अयोध्या में भव्य रामोत्सव की तैयारी हो रही है, तो वहीं 7 समंदर पार अमेरिका में टेक्सास के ह्यूस्टन शहर में राम भक्त हनुमान की विशाल प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। सियाराम के मिलन में अहम भूमिका निभाने वाले पवन पुत्र हनुमान की इस मूर्ति को स्टैचू ऑफ यूनियन का नाम दिया गया है। इसे अमेरिका की तीसरी सबसे ऊंची प्रतिमा बताया जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा उत्सव के दौरान हेलीकॉप्टर से हनुमान जी की प्रतिमा पर पुष्प वर्षा की गई। दूसरी तस्वीर अयोध्या में दीपोत्सव की है। इस साल इससे भी बेहतर नजारा होगा। हम आपको बता दें, अयोध्या में दीपोत्सव में नए रिकॉर्ड की तैयारी है। इस साल राम की पैड़ी पर 25 लाख दीपों से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। 7,000 वॉलंटियर्स भी रामकाज में सेवाएं देंगे, लिहाजा रामोत्सव के अद्भुत रंग देखने लायक होंगे। तो चलिए, बात सबसे पहले अमेरिका में राम भक्त हनुमान जी की महिमा की कर लेते हैं, जिनकी 90 फीट ऊंची प्रतिमा 7 समंदर पार टेक्सास के ह्यूस्टन शहर में स्थापित की गई है। बजरंगबली की महिमा के ढेरों प्रसंग हम और आप अक्सर सुनते आए हैं, और यही वजह है कि अमेरिका में पवन पुत्र हनुमान की 90 फीट ऊंची प्रतिमा लगवाई गई है। ये प्रतिमा अमेरिका की तीसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है, जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनियन का नाम दिया गया है। जो हैं भक्ति और शक्ति के अद्भुत प्रतीक। देवता भी करते हैं जिनका गुणगान, जिनसे मिलता है भक्तों को वरदान। जो हैं सर्वशक्तिमान महाबुद्धिमान, वो हैं राम भक्त महाबली हनुमान। 7 समंदर पार अमेरिका में हनुमान जी की ये भव्य और दिव्य प्रतिमा स्थापित की गई है। टेक्सास के ह्यूस्टन में पवन पुत्र हनुमान की 90 फीट ऊंची इस प्रतिमा का अनावरण किया गया है, जिसके दर्शन के लिए लोगों के बीच काफी उत्साह है। ह्यूस्टन के श्री अष्टलक्ष्मी मंदिर के परिसर में इस विशाल प्रतिमा को स्थापित किया गया है। बताया जा रहा है कि इस प्रतिमा की ऊंचाई 90 फीट है और ये अमेरिका की तीसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है। बीते मंगलवार यानी 18 अगस्त को हनुमान जी की इस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा भी की गई। इस दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। इस दौरान सैकड़ों की तादाद में हनुमान भक्त मौजूद रहे। भगवान राम और माता पिता को फिर से मिलाने में भगवान हनुमान जी की अहम भूमिका थी, इसलिए अमेरिका में इस प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ यूनियन का नाम दिया गया है। हालांकि हनुमान जी की ये पहली विशाल प्रतिमा नहीं है जो विदेश में स्थापित की गई हो। इससे पहले त्रिनेदाद में 85 फीट और आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में हनुमान जी की मूर्ति की ऊंचाई करीब 135 फीट है, लेकिन ये मूर्ति अमेरिका की तीसरी सबसे बड़ी मूर्ति बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
तो देखिए, भगवान श्री राम के परम भक्त कहे जाते हैं बजरंग बली, और ये प्रतिमा देखकर इनके एक्सप्रेशंस और इनके रिएक्शंस में जानना चाहूंगी कैसा लगा। यूएस में तीसरी प्रतिमा लगाई गई है। मुझे पहली बार तो देख करके ये लगा कि ये इंडिया भारत में कहीं पे ऐसा हो रहा है, पुष्प वर्षा हो रही है भगवान के मूर्ति पर। नहीं, बड़ी संख्या में भारतीय वहां पर रहते हैं। और आपने देखा होगा कि जब हम यहाँ पर दिवाली का पर्व मनाते हैं तो यूएस में भी बड़ी धूमधाम से दिवाली का पर्व मनाया जाता है। यहाँ तक कि वहाँ के राष्ट्रपति तक एक पार्टी प्रॉपर ऑर्गेनाइज करते हैं। हमारे बहुत अच्छी बात को है फॉलो करते हैं, बिल्कुल हमारे ट्रेडिशंस को फॉलो किया जा रहा है। यही तो इसकी खासियत है हमारी संस्कृति। और मुझे लगता है कि हनुमान जी की प्रतिमा वहां पर लगाई गई है तो एक तरह से उत्सव की शुरुआत हो गई है। और हमारे देश में भी अब हम दीपोत्सव का बेसब्री से इंतजार तो कर रहे हैं। इस बार और ज्यादा भव्य दीपोत्सव भारत में मनाया जाएगा। पिछले साल के मुकाबले इस बार कहीं ज्यादा दीप जला के नया रिकॉर्ड कायम करने की भी तैयारी है। देखिए, हो भी क्यों ना, क्योंकि आखिर मंदिर में रामलला के विराजमान होने के बाद ये पहला दीपोत्सव होने जा रहा है। 7,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स इसमें शिरकत करेंगे। रामनगरी अयोध्या का दीपोत्सव हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। एक साथ जलते लाखों दिए ऐसे रोशनी बिखेरते हैं जिसे देखकर अद्भुत अनुभूति होती है। पिछले साल दीपोत्सव में राम की पैड़ी और 51 घाटों पर 21 लाख दियों को प्रज्वलित कर गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था। इस दिन अयोध्या के मंदिरों में भी करीब 4 लाख दिए जलाए गए थे। इस बार अवधपुरी का दीपोत्सव और विशेष होगा क्योंकि श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के स्थापित होने के बाद ये पहला दीपोत्सव होगा। इसलिए इसे और ज्यादा भव्य बनाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस साल अवधपुरी में दीपोत्सव को लेकर नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। दीपोत्सव में 25 लाख से ज्यादा दियों को इस बार जलाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए 7,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स लगाए जाएंगे। कोरियोग्राफ्ड फायर क्रैकर शो इसके आकर्षण होंगे। दीपोत्सव कार्यक्रम में हर साल की तरह भव्य शोभा यात्रा का भी आयोजन होगा, जिसमें राम रथ समेत 7 बड़े मैकेनाइज्ड झांकियों को प्रदर्शित किया जाएगा। अयोध्या के 500 से ज्यादा प्रमुख स्थलों पर आकर्षक साइनेज बोर्ड्स लगाए जाएंगे। इसके अलावा 20 आर्टिस्टिक इंस्टॉलेशंस भी स्थापित होंगे। ये प्रभु श्री राम के जीवन के प्रसंगों, रामायण के और किरदारों, अयोध्या की ब्रांडिंग और दीपोत्सव कार्यक्रम से जुड़ी होंगे। साफ है कि दीपोत्सव की ऐसी भव्य तैयारी की योजना है जिसे दुनिया देखती ही रह जाए। इस साल का दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन 28 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच प्रस्तावित है। इसकी कार्य योजना के साथ सभी संबंधित विभाग 1 सितंबर की तैयारी बैठक में संक्षिप्त प्रेजेंटेशन देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जाहिर सी बात है, प्राण प्रतिष्ठा का जब कार्यक्रम हुआ था अयोध्या में तो हमने देखा था कितना भव्य और दिव्य था। तो इस बार जाहिर सी बात है रामलला के आने के बाद पहली दीपावली वहां पर होगी तो उसे और ज्यादा भव्य दिव्य बनाने की कोशिश हो रही है और साथ ही साथ एक और नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो चलिए, अब चूंकि फेस्टिव सीजन आ चुका है, अदिति बताइए, इसके बाद दिवाली तो थोड़ा वक्त है, पहले क्या है, हम कौन सा? जन्माष्टमी एग्जैक्टली अगले सोमवार को। अगले सोमवार को। तो देखिए, पता है अदिति को भी कि अब अगले सोमवार को जन्माष्टमी होने वाली है। और साथ ही साथ आपको हम बता दें कि यहाँ पर खास करके अदिति हमें बीच बीच में टिप्स भी देती रहती हैं, क्योंकि हमें कई बार ऐसा लगता है कि शायद अदिति को उतना मालूम नहीं होगा, लेकिन अदिति तो हमें यहाँ तक बता देती कि प्रसाद कौन सा चढ़ाना चाहिए भगवान को, प्रभु को। तो ऐसे में आपको बता दें 7 समंदर पार जहां आपने देखा होगा कि किस तरह से बजरंग बली की भक्ति हो रही है। लेकिन अब हम इंतजार कर रहे हैं जन्माष्टमी का, जो कि सोमवार को मनाई जाने वाली है। और यूं तो पूरे देश में कृष्ण जन्माष्टमी की उमंग है, लेकिन खास तौर से ब्रजमंडल में भव्य उत्सव की तैयारियां की जा रही हैं। कान्हा की जन्मस्थली मथुरा हो या वृंदावन, मंदिरों में जन्मोत्सव को लेकर व्यवस्थाएं की जा रही हैं। बाजारों में भी जन्माष्टमी की रौनक दिखाई दे रही है। आ रहा जन्माष्टमी का त्योहार, हर तरफ होगी कान्हा की जय जयकार। कान्हा के जन्मोत्सव से पहले पूरे ब्रजमंडल में छाने लगी आस्था की बयार। खो जायो ललेना
मैं वेदन में सुन आई, यशोदा जायो ललना, मैं वेदन में सुन आई। जन्माष्टमी का त्योहार बेहद नजदीक है। ऐसे में पूरा ब्रजमंडल कान्हा का जन्मदिन मनाने की तैयारी कर रहा है। वैसे तो हर साल भगवान कृष्ण का जन्मदिन बड़ी आस्था और हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन इस बार जन्मदिन का उत्साह 2 दिन तक नजर आने वाला है। दरअसल इस बार मथुरा के कुछ मंदिरों में 26 अगस्त को जन्माष्टमी मनाई जाएगी, जबकि वृंदावन के कुछ मंदिरों में अगले दिन यानी 27 अगस्त को कान्हा के जन्मोत्सव की रौनक रहने की जानकारी मिल रही है। बहरहाल मथुरा हो या वृंदावन, इस बार की तैयारियां इन दोनों ही धार्मिक जगहों पर बेहद विशेष की जा रही हैं, क्योंकि इस बार भगवान कृष्ण का 5251वां जन्मदिन है, जिसको मनाने के लिए कान्हा के भक्त कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते। तभी तो कान्हा की जन्मस्थली मथुरा को हमेशा की तरह फूलों, बंधनवारों और रंग बिरंगी लाइटों से खूब सजाया संवारा जा रहा है, क्योंकि इसी पावन स्थली पर 26 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। हर साल की तरह इस साल भी भगवान कृष्ण अपने भक्तों को सुबह की मंगल आरती से लेकर रात्रि में जन्माभिषेक तक दर्शन देंगे, और तब आस्था और उल्लास भरे माहौल के बीच एक ही जयकारा हर भक्त लगाएगा। नंद के आनंद भय, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, जवानों को हाथी घोड़ा, बूढ़ों को पाल की, जवानों को लड्डू पेड़ा, बूढ़े इनको लापसी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जवानों को हीरो होंडा और बूढ़ों को मारुति, नंद के आनंद भय, जय कन्हैया लाल की। बिल्कुल, हर जगह बस आपको अब यही गुण सुनाई देगी, जय कन्हैया लाल की। और वैसे देखिए, हम मार्केट भी जाते हैं तो बाजार में भी पहले रक्षाबंधन की तमाम चीजें उपलब्ध थी, और अब श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर तैयारियां हो रही है। मेरे ख्याल से आप में से बहुत से लोग भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां करते होंगे। एक्चुअली जिनके बच्चे होता है ना, मुझे लगता है कि वो ज्यादा करते हैं, क्योंकि बच्चों को शौक होता है वो कृष्ण की आउटफिट पहनने का, मंदिर जाने का, झूला झुलाने का, तो घर के अंदर अपने आप ही एक अलग डिफरेंट अच्छा, मुझे तो बचपन याद आ जाता है कि कहीं गली कूचों में वो कृष्ण की लीलाओं का अरे हम करते थे, वो झूला लगता था, झुलाते थे। हाँ, हम सारे बच्चे मिलकर के उतने दिनों तक वो झूलन किया करते थे। और हमारे घर पे भी करीब 1 महीने पहले से ही हमारे यहाँ तैयारियां चल रही हैं, तो उस दिन बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है और वो सालों से चला रहा है, तो उसी परंपरा को हम भी फॉलो करते हैं। अच्छा, वैसे आजकल तो मार्केट में श्री कृष्ण की बड़ी अच्छी लड्डू गोपाल छोटी छोटी सी ड्रेसेस बहुत खूबसूरत देखने को मिलती है। चलिए, जन्माष्टमी के रंग तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन हमारे देश की बस यही सबसे बड़ी खासियत है कि भाई हम उत्सवों का देश इसको कहा जाता है, और गुड न्यूज टुडे हर उस उत्सव को मनाता है जो हमारे समाज में हर कोई जिससे जुड़ा हुआ है। तो संस्कृति में उत्सवों के तमाम रंग रचे और बसे हैं। अब आपको उज्जैन लिए चलते हैं, भुजरिया पर्व की रौनक दिखाते हैं। जी हाँ, वो इसलिए क्योंकि इस त्योहार में बड़ी संख्या में संत समाज के लोग शामिल होते हैं। इस पर्व में विशाल छड़ी के साथ शोभा यात्रा निकालने की परंपरा है। गोगा देव जी के सम्मान में आयोजित होने वाले इस पर्व में महाकाल मंदिर परिसर में भी बड़ी संख्या में लोग जुटे। ढोल नगाड़ों की थाप के साथ उज्जैन में कुछ इस अंदाज में मनाया गया गुजरिया त्योहार। गोगा देव जी के सम्मान में आयोजित होने वाले इस त्योहार के लिए महाकाल के परिसर में बड़ी संख्या में लोग जुटे। पर्व की शुरुआत विशाल छड़ी की पूजा अर्चना के साथ हुई। संत समाज ने छड़ी पर पुष्प माला अर्पित की। हर छड़ी को अलग अलग ढंग से सजाया गया था। किसी पर देवी की मूर्ति लगी थी तो किसी पर गोगा देव के जयकारे लिखे गए थे। इस त्योहार में शामिल लोग एक खास अंदाज में छड़ी को साथ लेकर चलते हैं। छड़ी के साथ एक विशेष नृत्य की परंपरा भी है। उज्जैन में इस त्योहार को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। त्योहार में शामिल लोग भी खासे उत्साहित दिखे। इस
त्योहार में विशाल जनसमूह को देखते हुए यहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, तीज की बात कर रहे थे, ये पैकेज आपको दिखाने से पहले तो थोड़े दिन पहले कौन सी तीज थी? हरियाली तीज थी। अभी कौन सी आने वाली है? अब आने वाली है कजरी तीज कहा जाता है, लेकिन हरतालिका तीज होती है जो कि बिहार में मनाई जाती है। ये डिफरेंस आपको बताना था। हरतालिका तीज का पर्व हर विवाहित महिला के लिए काफी अहमियत रखता है। आज से इसका शुभ मुहूर्त शुरू हो चुका है। हर साल भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि पर यह त्योहार मनाया जाता है। उदया तिथि के चलते कजरी तीज का व्रत गुरुवार यानी कि कल रखा जाएगा। ये व्रत भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ा है। आज और कल का दिन महिलाओं के लिए बेहद खास है। ये 2 दिन उन कन्याओं के लिए भी खास है जो अपने लिए अच्छे वर की कामना कर रही हैं। आज और कल का दिन भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना का है। दरअसल आज से कजरी तीज का शुभ मुहूर्त शुरू हो रहा है। हर साल भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को ये त्योहार मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि आज शाम 5:06 से शुरू होगी। इसका समापन कल यानी गुरुवार को दोपहर 1:46 पर होगा। लेकिन उदया तिथि के चलते कजरी तीज का व्रत गुरुवार को ही रखा जाएगा, यानी आज आप तैयारी कर सकती हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना कर सकती हैं। आज और कल दोनों दिन पूरी आस्था के साथ आप भगवान भोले शंकर और माता पार्वती को समर्पित कर दीजिए। कजरी का अर्थ काले रंग से होता है। अमूमन इस दौरान आसमान में काली घटा छाई रहती है, इसलिए शास्त्रों में इस शुभ तिथि को कजरी तीज का नाम दिया गया है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के भवानी स्वरूप की पूजा का विधान है। इस दिन नीमड़ी माता की पूजा भी बहुत कल्याणकारी मानी गई है। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन देवी पार्वती पहली बार भगवान शिव से मिली थीं। शिव जी को पति के रूप में पाने के संकल्प के साथ मां पार्वती ने 108 साल तक तपस्या कर भोलेनाथ को प्रसन्न किया था। तभी से इसको कजरी तीज या कजली तीज के रूप में मनाया जाने लगा। इस दिन महिलाएं अपने सुहाग के लिए व्रत करती हैं और पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। वहीं अविवाहित कन्याएं मनचाहा वर पाने के लिए कजरी तीज का उपवास रख सकती हैं। कजरी तीज का व्रत करवा चौथ की तरह निर्जला व्रत के साथ रखा जाता है और शाम को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद व्रत खोला जाता है। कजरी तीज को कजली तीज, बड़ी तीज, बूढ़ी तीज या सतुरी तीज के नाम से भी जाना जाता है। ये पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। कजरी तीज व्रत पर जौ, चने, चावल और गेहूं के सत्तू बनाए जाते हैं और उसमें घी और मेवा मिलाकर कई तरह के भोजन तैयार होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात इसरो की, जिसने देशवासियों को एक गुड न्यूज दी है। चंद्रयान 4 और 5 की डिजाइन को तैयार कर लिया गया है। सरकार की अप्रूवल मिलते ही चंद्रयान का अगला मिशन शुरू कर दिया जाएगा। और इसरो चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ के मुताबिक अगले 5 साल में 70 सैटेलाइट को भी लॉन्च करने की योजना है। नए मिशन की तैयारियों में जुटा इसरो। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अगला कदम तैयार। चंद्रयान 4 और 5 का डिजाइन भी पूरा। अंतरिक्ष में दुनिया देखेगी भारत का नया कमाल। Chandrayaan 4 and 5 are in the design completed and we are seeking approval of the government. इसरो चीफ एस सोमनाथ ने देशवासियों को गुड न्यूज दी है। सोमनाथ ने ये जानकारी दी है कि इसरो ने अगले चरण के मिशन चंद्रयान 4 और 5 के लिए डिजाइन पूरा कर लिया है। अब बस सरकार की मंजूरी का इंतजार है। चंद्रयान 4 मिशन चांद की सतह से पत्थर और मिट्टी के सैंपल लेकर आएगा। इसमें सॉफ्ट लैंडिंग होगी। इसे अंतरिक्ष में टुकड़ों में भेजा जाएगा। इसके बाद उसे स्पेस में ही जोड़ा जाएगा। ये काम इसरो पहली बार करने जा रहा है। दरअसल इसरो अपने हर मिशन को पूरा करने के लिए तेजी से काम कर रहा है, जिसमें एक नया अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की भी योजना है। इस स्टेशन में 5 मॉड्यूल होंगे, जिसमें से पहला मॉड्यूल 2028 में लॉन्च किया जाएगा। साथ ही अगले 5 साल में इसरो 70 सैटेलाइट लॉन्च करेगा। We are looking at building the Bharatiya Antariksha Station. That station
We'll have 5 modules. The first module launch is scheduled by 2028. That design is also completed. I have a full report which is again submitted to government for approval now. इतना ही नहीं, इसरो एक और मिशन की तैयारी में भी है। दरअसल चांद पर इंसान को उतारने के मिशन पर भी काम किया जा रहा है। Then we have a mission to go to moon, land human being on the moon. That, of course, it takes time. 2040 is the time, but so we are looking at the steps and capability development in terms of technology until we reach that. That process will be initiated after a few years from now. But the initial investment that are needed to create the technology is already being put up to government. तो इसरो ने अपने पहले एक्शन प्लान का खाका तैयार कर लिया है और वो इसे सफल बनाने में अभी से जुट गया है। यकीनन ये मिशन देश को अंतरिक्ष की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और दिल्ली के नेहरू तारामंडल में नेशनल स्पेस डे की तैयारी चल रही है। वहां इसरो की तरफ से 2040 की तैयारियों की झलक दिखाई गई, जिसके तहत चांद पर कॉलोनी का मॉडल बनाया गया। शगुफ्ता, आप जाना चाहेंगे? बिल्कुल देखना चाहूंगी, जाना चाहूंगी। मतलब चांद पर घर है, ये मतलब निकला ना इसका। रिसर्च लैब है, सैटेलाइट लॉन्च पैड है। कुल मिलाकर इसरो के 2040 का विजन आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अगर मैं अभी आपसे ये कहूं कि मैं चांद की सतह पर मौजूद हूं और वैसा ही महसूस कर रही हूं जैसे चांद की सतह होती है, तो शायद आपके लिए यकीन कर पाना मुश्किल होगा। लेकिन अभी देश तैयारी में लगा हुआ है। साल 2024 तक भारत से लोग चांद पर पहुंचे, चांद पर कॉलोनी बनाई जाए और चांद का इस्तेमाल किया जाए सैटेलाइट्स के लॉन्चिंग पैड की तरह। ये उस विजन को दिखाता है। ये सरफेस ठीक वैसी ही बनाई गई है जैसी चांद की सरफेस होती है। इतना ही नहीं, यहाँ जो ये अभी आप मिट्टी देख रहे हैं, ये चांद की मिट्टी जैसी है, जिसे वैज्ञानिकों ने मिलकर यहाँ पर कुछ स्टूडेंट ने बनाया है। यानी चांद की सतह बनाने की कोशिश की गई है। दरअसल भारत इस साल चंद्रयान 3 की सफलता को 1 साल पूरा कर लेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इससे पहले भी कहा था कि अब हम हर साल 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के तौर पर मनाएंगे और नेहरू प्लेनेटेरियम में उसकी एक झलक दिखाई जा रही है। यानी आज से 16 साल बाद 2040 का विजन और उसके बाद का विजन, चांद पर किस तरह से कॉलोनी बनी होगी, लोग रह रहे होंगे, कैसे वहां हम स्पेस में पहुंचकर सैटेलाइट्स लॉन्च करेंगे, वो तमाम चीजें, तैयारियां कैसी होंगी। यहाँ पर स्पेस साइंटिस्ट मेरे साथ मौजूद है। सर, तो मैं जो ये विजन देख रही हूँ, मैं इसे 2040 का कहूँ या 2040 के बाद का और उसके बाद का? जी बिल्कुल, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और जो हमारे इसरो के डायरेक्टर हैं श्री सोमनाथ सर, उनका विजन है कि वो 2040 पर पहले भारतीय को लैंड करवाना चाहते हैं। तो जब भारतीयों को लैंड कराया जाएगा, ऑब्वियसली उसके बाद भी जो है अन्य लोगों को वहां भेजा जाएगा। उसके बाद हम वहां पे जाके एक कॉलोनी या बेस टाइप हम सेटअप करने का प्रयास करना चाहते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि 2040 के भी कुछ वर्ष बाद का हमने यहाँ पे एक विजुअलाइजेशन बनाया गया है। चांद की सतह पे है तो थोड़ा संभल के भी चलना पड़ेगा, क्योंकि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे चांद की सतह। पहले थोड़ा सतह के बारे में बता दीजिए। बिल्कुल, ये सतह जो है, जो हमने हमारे चंद्रयान 3 के मिशन ने डिस्कवर किया था, कि हमारा जो चांद की सतह है वो बहुत ही ज्यादा स्वम्पी होगी। उसमें थोड़ा सा गीलापन, थोड़ा सा मॉइस्चर जो है होगा, जिसकी वजह से जब हमारे चक्के ने हमारे देश का जो राष्ट्रीय एम्बलम है वो इम्प्रिंट करने की कोशिश करी थी, तो वो नहीं हो पाया था। हमने वही टेक्सचर देने की बिल्कुल कोशिश करी है। सबसे पहले हमने यहाँ पर जो बनाया गया है वो ये एक ऑब्जर्वेटरी हमने बनाई है। ये आप देख सकते हैं, ये ऑब्जर्वेटरी है। यहाँ से लोग जो है टेलीस्कोप लगा के अन्य ग्रहों को और अन्य चीजों को हम ऑब्जर्व कर सकें। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चे यहाँ पे बना रहे हैं काफी मेहनत से सारे। अब जैसे यदि आप दिल्ली में आते हैं तो सबसे पहले आप एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं, तो यदि आप चांद पर जाएंगे तो सबसे पहले आप लैंड करेंगे लॉन्च पैड पर। तो एक हमने एयरपोर्ट जैसा लॉन्च पैड यहाँ पर बनाया, जहाँ से हम चांद पे आना या जाना कर सकते हैं। शिव शक्ति पॉइंट की हमने ये एक विजुअलाइजेशन। और अब बात बाढ़, बारिश और रेस्क्यू की। मुश्किल हालात में देश के कई हिस्सों में लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं, लेकिन उन मुश्किलों से बाहर निकलने के लिए धरती के देवदूत लगातार मुशक्कत कर रहे हैं। बिहार से लेकर राजस्थान तक जहां भी कोई फंसकर रह जाता है तो रेस्क्यू टीम्स वहां पर पहुंच जाती हैं, एक्शन शुरू हो जाता है। उसी एक्शन की तस्वीरें आपके लिए लेकर आए हैं, देखिए। ये तस्वीर बिहार के बगहा की है, जहां वाल्मीकि आश्रम में दर्शन कर लौटते समय कुछ श्रद्धालुओं के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो गईं।
दरअसल तमसा नदी में अचानक जलस्तर बढ़ गया। उसके बाद तेज बहाव के भंवर में ये यात्री फंस गए, जिसके बाद तुरंत एसएसबी की टीम ने मोर्चा संभाला और एक रस्सी के जरिए चेन बनाकर एक एक कर 10 लोगों को रेस्क्यू कर लिया। बता दें कि कुछ दिन पहले भी एसएसबी के जवानों ने तमसा नदी से 69 लोगों को बचाया था। हालात कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, हार नहीं मानने के जज्बे से कई जिंदगियों को बचाया जा रहा है। इन रेस्क्यू टीम के साथ आम लोग भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। बिहार ही नहीं, राजस्थान के कई जिलों में भी कमोबेश यही हाल है। ये तस्वीरें पाली जिले की हैं, जहां पानी के तेज बहाव में 2 लोग फंस गए। इस खौफनाक मंजर को देख वहां मौजूद लोगों ने अपना हौसला नहीं खोया और एक शख्स और उसके बेटे को तेज धार से सकुशल बाहर निकाल ले आए। जाहिर है देश के कई हिस्सों में लगातार बारिश से मौसम खराब है, चुनौतियां बेहिसाब हैं, मगर जिंदगी को बचाने का मिशन लगातार चल रहा है, क्योंकि हर जिंदगी जरूरी है। बगहा से गिरीन्द्र पांडे और नवगछिया से सुजीत कुमार के साथ पाली से भारत भूषण जोशी, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको हम लिए चलते हैं मुंबई, जहां पर एक चलता फिरता म्यूजिक स्टूडियो बच्चों का मनोरंजन करता है। बिल्कुल, आपको बता दें खास करके ये स्कूली बच्चों के लिए है, जहां पर आपको मुफ्त संगीत सिखाया जाता है। जी हाँ, बस में कई तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं, मतलब कि बस के अंदर मस्ती की पाठशाला लगती है। आप भी देखिए। हम यहाँ पर एक बस में बैठे हुए हैं और आप देख पा रहे होंगे कि हमारे जो आज के मुसाफिर या यात्री है, पैसेंजर्स, बहुत ही अलग किस्म के हैं। ये सारे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर एक मोबाइल म्यूजिक बस में म्यूजिक सीखने आए। उसी दौरान हम बात करेंगे द साउंड स्पेस के जो सिंगिंग टीचर्स है आरती और प्रतीक्षा से, आज समझने के लिए कि ये कॉन्सेप्ट साफ तौर पर क्या है और उनका रोल क्या है। आप यहाँ पर एक टीचर है, आप इन बच्चों को म्यूजिक सिखाते हैं, ये क्या कॉन्सेप्ट है और आप यहाँ पर कितने समय से हैं? एक्चुअली मैं यहाँ पर अभी 8 सालों से काम कर रही हूँ, लाइक 7 ईयर्स से मैं यहाँ पर टीचर हूँ। बट ये हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया है लाइक लास्ट ईयर से, और ये बहुत अच्छी तरह से जा रहा है। बच्चों को बहुत अच्छा लगता है जब हम उन्हें म्यूजिक सिखाते हैं। आपकी कहानी भी बड़ी मजेदार है। आप खुद यहाँ पर एक स्टूडेंट रह चुकी है, आपने म्यूजिक सीखा है और आप आज खुद टीचर बनकर बच्चों को सिखा रहे। क्या कहना चाहेंगे? आपका जो तजुर्बा है, आपका अनुभव या एक्सपीरियंस कैसा रहा है बच्चों के साथ काम करके और साउंड स्पेस के कॉन्सेप्ट में इन्वॉल्व होके? तो मैं बहुत शुक्रिया हूँ कि जो मैंने सीखा वो मैं आगे बच्चों को सिखा सकती हूँ द साउंड स्पेस की तरफ से। और जो मुझे मतलब हमारे यहाँ क्लासेस वगैरह नहीं होते थे स्कूल में एंड ऑल, और इनको भी ये है फ्री, ये फ्री ये है, तो इनको फ्री म्यूजिक सीखने मिलता है। हमारा तरीका है कि जब हम एक साथ आते हैं वी सिंग हेलो सॉन्ग्स एंड देन वी गो फर्दर विद अदर थिंग्स लाइक डूइंग ओम, लाइक मेकिंग देम काम, थोड़ा वार्म अप करते हैं उनके साथ, सारे गमा आरोह अवरोह करते हैं एंड देन वी गो थ्रू द सॉन्ग्स। जो दिल ना लगे उसके दो बाय 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 बाय। अब विशाला, पहले तो मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ये साउंड स्पेस एग्जैक्टली क्या है और ये कहाँ से ये आइडिया जन्मी थी? एक्चुअली हम एक म्यूजिकल फैमिली से हैं, तो हमारे लिए म्यूजिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमें लगता है कि अगर म्यूजिक नहीं हो तो हमारा दिन खत्म नहीं होता, मतलब इट डजंट फील कंप्लीट। तो इसीलिए हमें लगा कि जो बाकी बच्चे हैं वो तो क्लासेस आ सकते हैं और म्यूजिक का महत्व एंजॉय कर सकते हैं, बट जो ये बच्चे हैं उनके पास म्यूजिक लाना हमारे लिए एक पैशन जैसे बन गया कि उनके पास ये म्यूजिक करने का अपॉर्चुनिटी नहीं आता है, एंड दैट इज वाई हमने ये मोबाइल म्यूजिक क्लासरूम शुरू किया है। यहाँ पे आके आप कुछ ऐसा सीखे जहाँ से आप एक्सप्रेसिव बन सके, अपने खुद की एक आइडेंटिटी क्रिएट कर सके, और हम ये म्यूजिक द्वारा करना चाहते थे क्योंकि सॉन्ग्स के जो मीनिंग्स होते हैं और जब हम ओपनली गाते हैं या मूवमेंट करते हैं उसमें हमें इतना फन, रिलैक्सेशन
सॉरी, रिलैक्सेशन, ये दोनों चीजें मिलते हैं, यू नो। सो इस तरह से हमने सोचा ये एक स्पेस हम क्रिएट करेंगे। बस के एंड में अगर आप देखेंगे तो ढेर सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स भी वहां पर लगाए गए हैं। कुछ टीचर्स जो है यूकेलेली जैसे इंस्ट्रूमेंट्स बजाकर और खुद गाना गाकर भी बच्चों को पूरी तरह इस प्रोसेस में इन्वॉल्व करने का प्रयास करते हैं। कैमरामैन महेश मोरे के साथ देव कोटक, मुंबई। पाकिस्तान जो आतंक को स्पॉन्सर करता है आजकल खुद आतंक से ही परेशान है, वो भी चूहों के आतंक से। सही सुना आपने, पाकिस्तान में इन दिनों चूहों का गदर मचा हुआ है। और पाकिस्तान की संसद में चूहों का खौफ ऐसा है कि पाकिस्तान सरकार ने अब बिल्लियों की फौज तैनात करने का फैसला किया है। देखिए एक खास रिपोर्ट। आतंक को स्पॉन्सर करने वाला पाकिस्तान अब खुद चूहों के आतंक से परेशान है। पाकिस्तान की संसद में चूहों ने ऐसा कदर मचाया कि तमाम सांसद घबराए और परेशान घूम रहे हैं। गधे पालने के मामले में रिकॉर्ड बनाने के बाद अब पाकिस्तान बिल्लियों की फौज तैयार कर रहा है। पार्लियामेंट हाउस में चूहा गर्दी से निपटने के लिए शेर की खाला को लाने का फैसला। शिकारी बिल्लियों और निजी शोबे की खिदमत हासिल की जाएंगी। 12 लाख रुपए का बजट मंजूर। गधों की संख्या के बाद पाकिस्तान में चूहों की तादाद भी बेशुमार बढ़ गई है। दरअसल पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पाक संसद में हजारों की तादाद में चूहे मौजूद हैं। संसद में ये चूहे काफी नुकसान कर रहे हैं। चूहों ने कई अहम दस्तावेजों को भी नुकसान पहुंचाया है, जिसके बाद पाकिस्तान सरकार ने अहम कदम उठाते हुए संसद में बिल्लियों की तैनाती करने का फैसला किया है। इसके लिए 12 लाख का बजट तय किया गया है। संसद में बिल्लियों को तैनात करने का फैसला पाकिस्तान की कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने लिया है। इसके साथ ही खास किस्म की चूहादानी लगाने का फैसला भी लिया गया है। पार्लियामेंट हाउस में चूहा गर्दी से निपटने के लिए शेर की खाला को लाने का फैसला। शिकारी बिल्लियों और निजी शोबे की खिदमत हासिल की जाएंगी। 12 लाख रुपए का बजट मंजूर। तर्जुमान कौमी असेंबली के मुताबिक पार्लियामान से चूहे खत्म करने का मिशन। पाकिस्तान की आर्थिक हालात भले ही खस्ताहाल हैं, चीन, सऊदी अरब और IMF के सामने बार बार झोली फैलानी पड़ रही है, लेकिन चूहों के आतंक से निपटने के लिए वहां बिल्लियों की तैनाती के लिए 12 लाख खर्च करने की तैयारी है। कौमी असेंबली के मुताबिक पार्लियामान से चूहे खत्म करने का मिशन कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी को सौंप दिया गया है। रोकथाम के लिए जाली लगी खुसूसी कुड़कियां भी। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान की संसद में चूहों का गदर मचा हो। इससे पहले भी कई पाकिस्तान के सांसद चूहों के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सिंह शायद ही ये नाम कोई नहीं जानता होगा, क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम का ये वो नाम, वो हिस्सा रहे हैं जिनके नाम न जाने कितने रिकॉर्ड्स बने रहे हैं। अगर युवराज सिंह की बात करें तो इन्होंने 2007 T20 विश्व कप में इंग्लैंड के खिलाफ 6 छक्के लगाकर कमाल कर दिया था। ये वही युवराज हैं जो कि 2011 वनडे वर्ल्ड कप के हीरो रहे। धोनी और सचिन के बाद अब युवराज सिंह के जीवन पर फिल्म बनने जा रही है। जी हाँ, फिल्म समीक्षक तरण आदर्श ने एक पोस्ट के जरिए इस बात को कंफर्म किया है। युवराज ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस बात की जानकारी देते हुए मेकर्स का शुक्रिया अदा किया है। युवराज की इस बायोपिक को भूषण कुमार और रवि भगचांदका प्रोड्यूस करेंगे। हालांकि इस फिल्म में युवी का किरदार पर्दे पर कौन निभाएगा, इसको लेकर अभी फैसला नहीं हुआ है। हालांकि चर्चाओं में कई नाम शामिल हैं। भारत के लिए T20 विश्व कप और वनडे वर्ल्ड कप जीत में अहम भूमिका निभाने वाले युवराज का सफर बेहद शानदार रहा। उन्होंने कैंसर से लड़ने के बाद मैदान पर वापसी की, जो सभी को प्रेरणा देती है। टीम इंडिया के स्टार विकेटकीपर ऋषभ पंत सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं और इन दिनों उनकी एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें ऋषभ सुपरस्टार रजनीकांत की तरह पोज देते नजर आ रहे हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने भी ऋषभ की इस तस्वीर को ट्वीट किया है, जिसमें वो रजनीकांत की कबाली मूवी का पोज देते हुए नजर आ रहे हैं। और इस तस्वीर में ऋषभ रेड कलर की जैकेट और ट्राउजर पहने हुए हैं। पंत ने अपनी पोस्ट को कैप्शन दिया है, थलाइवा ऋषभ पंत के इस टशन की जहां जमकर तारीफ हो रही है, वहीं टीम इंडिया के एक और खिलाड़ी अक्षर पटेल ने पंत की खिंचाई की है। बाबू के नाम से मशहूर अक्षर पटेल ने ऋषभ से पूछा है, भाई ठीक तो है तू? अर्जेंटीना के ब्यूनोस एयर्स में विश्व टैंगो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है, जिसमें दुनिया भर के कपल्स हिस्सा ले रहे हैं।
और 53 देशों के 750 जोड़े इस चैंपियनशिप में अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए जुटे हैं। प्रतियोगिता की शुरुआत 14 अगस्त को हुई थी और इसका समापन 27 अगस्त को होगा। अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स के दुनिया भर से आए शादीशुदा जोड़ों ने डांस कर मंच की रौनक बढ़ा दी। ब्यूनस आयर्स में आयोजित किए गए एक विश्व टैंगो चैंपियनशिप की सैलून श्रेणी में सोमवार को पूरी दुनिया के कपल जुटे। Of course, little bit I feel nervous because it's our first time, but I think more than nervous, I feel excited because it's so nice to be here surrounded with so many really good couples, and then to be one of them and to be able to show our dance there on the floor is an amazing feeling. चैंपियनशिप के आयोजकों के मुताबिक 53 देशों के 750 जोड़ों ने इसमें हिस्सा लिया, जिन्होंने अपनी प्रतिभा से एक दूसरे को हैरान किया। आंकड़े बताते हैं कि हर साल होने वाली इस चैंपियनशिप को वैश्विक स्तर पर पहचान मिली है। हाल के सालों में कपल्स की भागीदारी इस मुकाबले में बढ़ी है। Wow, se inscribieron muchísimas parejas a nivel mundial, más de 56 países participantes y muchas parejas inscritas, más de 750. Eso es récord, ha sido récord. Esto nos deja como con un reto y un desafío muy grande porque sabemos que hay parejas de Rusia muy buenas, hay parejas de Buenos Aires muy buenas, hay parejas de todo el mundo que se están preparando y vienen a encontrarnos a esta fiesta. सैलून टैंगो मशहूर डांस फॉर्म टैंगो की एक शैली है। ये डांस करने वालों में एक तरह का जुनून पैदा करती है। टैंगो आज के दौर के प्रसिद्ध नृत्यों में से एक है। इसकी शुरुआत 19वीं सदी के आखिरी में ब्यूनस आयर्स की गलियों में हुई थी। साल 2009 में टैंगो को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में जोड़ा गया था। विश्व टैंगो प्रतियोगिता टैंगो बीए महोत्सव के दौरान आयोजित की जाती है। 14 अगस्त से शुरुआत हुई इस प्रतियोगिता का समापन 27 अगस्त को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। Insta quotes. A love that asks for nothing is a love that fears nothing. For what is there to lose if you have nothing to gain? समझने के लिए इनके पोस्ट को देखिएगा। आप गीतिका? श्रद्धा कपूर ने फॉलोअर्स प्रधानमंत्री मोदी से भी ज्यादा बढ़ा लिए हैं। Exactly. और स्त्री 2 भी उनकी सुपर डुपर हिट जा रही है। मतलब श्रद्धा कपूर की जो इन्होंने बात की, आपको बता दें कि वो तीसरी सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम पे फॉलो करने वाली इंडियन बन गई हैं और थोड़े से मार्जिन से प्रधानमंत्री से थोड़ा आगे निकल गई हैं। उससे पहले कौन कौन है बताइए? गेस? शाहरुख खान? नहीं, विराट कोहली। विराट कोहली। उससे पहले प्रियंका चोपड़ा। तो प्रियंका चोपड़ा, विराट कोहली एंड तीसरे नंबर पे हमारी श्रद्धा। बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी खबरें हैं भारत से, जाके देखिए। कभी अपने बीवी के फैसलों पर हंसा ना करो। अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि आप उन फैसलों में से एक हो। इसका मतलब ये हुआ कि आप खुद पे हंसोगे। मैंने आपकी पिक्चर का प्रोमो देखा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। इनकी पिक्चर नहीं आ रही है, इनकी बुक आ रही है। हाँ, मैंने आपकी बुक का प्रोमो देखा, मेरे को बहुत। बुक का प्रोमो कहाँ होता है? बुक का ट्रेलर होता है कोई? तो मैंने ऐसा क्या देखा जो मेरे को अच्छा लगा? जो लोग कहते हैं कि प्यार करके धोखा मिला, तो तुम लोगों ने क्या सोचा था? तनख्वाह मिलेगी? बोल दीदी, बोल दीदी। ओह, सो क्यूट।
एक ऐसी हवा चलती है जो हर फूल को महका जाती है। बस कुछ ऐसी ही त्योहारी मौसम में मिठाइयों की महक भी दिल को खुश कर जाती है। तो इस महीने त्योहारों में एक दूसरे के साथ बांटे खुशियां अपार। जी हाँ, देखिए ये त्योहारी माहौल की ही खुशबू है जब इस दौरान खुशियों की बगिया मानो कुछ अलग ही महकती रहती है। और यही दिल से दुआ है कि खुशियों की महक आपके जीवन में और ज्यादा तरक्की और प्यार भरे पल लेके आए। और भादों के इस महीने में अब जन्माष्टमी हो या गणेश चतुर्थी, तैयारियां घर परिवार और बाजार में नजर आने लगी हैं। बिल्कुल, और पकवानों मिठाइयों के साथ अगर चाय के साथ त्योहारी खबरें सुननी है तो भाई आपको आना होगा ना कल हमारे साथ चाय पीने के लिए। तो मिलते हैं कल गुड न्यूज टुडे पर।